नमस्कार, आप देख रहे हैं पूसा समाचार का गेहूं विशेषांक। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक। पूसा समाचार एक प्रयास है जिसके माध्यम से हम सीधा किसानों से जुड़ते हैं और अनेक किसानों के सुझाव पर आज हम गेहूं में एक किसान वैज्ञानिक परिचर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ शामिल हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, अनुवांशिकी संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर यादव, सस्य विज्ञान संभाग से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधर मिश्रा, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वाईवी सिंह और पादप रोग विज्ञान संभाग से डॉक्टर MS सहारे। साथ ही हमारे साथ इस परिचर्चा के लिए जुड़े हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न गांवों से कुछ किसान भाई जो प्रगतिशील किसान हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में काफी अपना नाम कमाया है। ये लंबे समय से हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं तथा ये विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी हैं। हम आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मैं अनुरोध करती हूं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी से कि गेहूं अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान के योगदान पर प्रकाश डालें। किसान भाइयों नमस्कार। पूसा समाचार के गेहूं विशेषांक में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस संस्थान की हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सन 1960 के दशक में जब हमारे देश में गेहूं का कुल उत्पादन मात्र 12 मिलियन टन होता था और करीब 7-8 मिलियन टन गेहूं हम आयात करते थे अपने देश की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में डॉक्टर बोरलाग की मदद से मैक्सिको से गेहूं की बौनी किस्में लाई गईं, जिसमें लर्मा रोहो, सोनोरा 64 आदि प्रमुख किस्में थीं। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से किस्में बहुत अच्छी नहीं थीं। इनके दाने का रंग लाल होता था, रोटी भी कड़ी बनती थी, लेकिन इनके अंदर बौनापन था और उद्देश्य ये था कि कैसे इस बौनेपन को हम जो भारतीय गेहूं की प्रजातियां हैं उनके अंदर स्थानांतरित करें ताकि अच्छे चपाती गुणवत्ता वाली गेहूं की बौनी किस्मों का विकास किया जा सके। इन किस्मों का प्रयोग करके संस्थान के वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य किया और उसके बाद कई सारी किस्में संस्थान के द्वारा विकसित की गईं। आज हमारे देश में गेहूं का कुल उत्पादन 108 मिलियन टन हो रहा है। आप देखिए कहाँ 12 मिलियन टन सन 1968 के आसपास और आज हम करीब 108 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और इसमें पूसा संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज गेहूं की जो कुल उत्पादन है उसमें पूसा संस्थान की किस्मों का योगदान करीब 60 मिलियन टन का है। प्रमुख किस्मों की अगर बात करें, आज के समय में HD 2967, HD 3086, HD 3226 आदि किस्में बहुत प्रचलित है किसानों के साथ। मुख्य रूप से जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जो गेहूं का मुख्य इलाका है, यहाँ पर शोध कार्य करने के साथ साथ संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र इंदौर में मध्य भारत के लिए उचित किस्मों का विकास किया जा रहा है। कुल मिलाकर के देश की खाद्यान्न सुरक्षा में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित गेहूं की किस्मों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और अभी संस्थान विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाली, जिसमें आयरन की मात्रा अधिक हो, जिंक की मात्रा अधिक हो, पैदावार अधिक हो और साथ ही रतुआ की जितनी बीमारियां हैं उनके लिए रोगरोधी किस्मों के विकास के ऊपर संस्थान प्रयास कर रहा है। और साथ ही साथ जो गेहूं की हम सीधी बिजाई करते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसमें कि आपको खेत को जुताई नहीं करनी पड़ती है, उसके लिए भी विशेष रूप से प्रजनन कार्य किया जा रहा है और इस क्षेत्र में भी कई किस्में विकसित की गई हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो एक एक करके अपना सवाल पूछें, साथ ही अपना नाम और वो कहाँ से हैं ये भी बताएं। हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह, गांव उरलाना, जिला पानीपत से हूँ और मेरा आज की इस प्रोग्राम में मेरा सवाल है कि डॉक्टर साहब से कि गेहूं की समय से बोई जाने वाली गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी दी जाए और जो आज समय चल रहा है थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाला जाए। हमारे द्वारा विकसित HD 3226 को आप जीरो टिल के अंदर विद ग्रोथ रेगुलेटर यानी लियोसिन और फोलिकर का इस्तेमाल करके लगाएंगे तो आपको सीधी बुआई के लिए भी ये किस्म काफ़ी उपयुक्त है। और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए HD 2733 जो बहुत ही बड़े रकबे में ग्रो की जा रही है, उसके साथ साथ HD 3249 भी हमारी बहुत ही अच्छी किस्म है। HD 2967 तो वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी समय से ग्रो कर रहे हैं।
धन्यवाद सर, गेहूं की समय से लगाई जाने वाली किस्मों के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवान गांव दरियापुर कला दिल्ली से। मेरा प्रश्न है कि गेहूं के लिए खेत की तैयारी और बिजाई का सही तरीका। देखिए, खेत की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो खेत में नमी हो, इसलिए पलेवा करके अगर लगाएं वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके अलावा अगर आप जो तैयारी करते हैं खेत की, उसमें मिट्टी इतनी भुरभुरी हो जाए कि आप बीज डालें तो उसमें मिट्टी का और उसका संपर्क बना रहे, जिससे कि जमाव सही हो। वैसे तो जीरो टिल वाला भी हमारे आजकल बुआई काफ़ी प्रचलित हो रही है, तो इसके लिए पलेवा करने के बाद सीधा सीधा आप बहुत सारी मशीनें उपलब्ध हैं, हैप्पी सीडर है और भी इस तरीके से जो भी जीरो टिल ड्रिल हैं, कई मशीनें उपलब्ध हैं, तो उन मशीनों से बिजाई की जा सकती है। बिजाई की जो साधारण विधियां हैं वो सीड ड्रिल द्वारा की जा सकती है, और कभी कभी हमारे किसान भाई हल्के पीछे पूर्ण में भी बोते हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसान छिटकावा से भी बुआई कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है, जिससे बहुत सारा बीज बर्बाद हो जाता है और अच्छी उपज भी नहीं होती है। तो इस तरीके से ये बिजाई की विधियाँ हैं। इसके अलावा हम कितना डालें बीज, हम अगर सही समय पर बो रहे हैं, अब थोड़ा जैसे लेट हो गए हैं तो वैसे तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन हम थोड़ी जब देर हो जाती तो लगभग 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कल्लर भूमियों में या लवणी मृदाओं में भी हम थोड़ा सा बीज ज़्यादा डालते हैं, 125 किलोग्राम बीज पड़ता है। बीज की गहराई हमेशा 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, इससे कल्ले अच्छे निकलते हैं। तो इस प्रकार से हम बुआई करके एक अच्छी जमाव देख सकते हैं और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। बिजाई संबंधित जानकारी देने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम लेते हैं अपना। नमस्कार सर, मैं संजीव कुमार प्रेमी, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सर मेरा सवाल है सर, गेहूं में लगने वाली बीमारियों से बचाव के लिए बीज उपचार किस तरीके से करा जाए? गेहूं की जो बीमारियां हैं बीज वाली, इनसे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, 80 से 90% नुकसान भी हो जाता है। तो हमें जब अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्म जो ली है, उसमें भी कुछ प्रतिशत ये बीमारियां आ सकती हैं, तो हमें बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए बोने से पहले। बीज के उपचार के लिए जो दवाई है कार्बेंडाजिम के नाम से आती है, जैसे उसको हम कहते हैं बेविस्टिन। अगर हम बेविस्टिन से उससे बीज उपचार करेंगे तो हमें 2.5 ग्राम दवाई मात्रा लेनी है 1 किलो बीज के लिए। और अगर हम इसके साथ दूसरी अगर ट्राइकोडर्मा है जो, उसको लें, क्योंकि उससे पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो ट्राइकोडर्मा अगर हम साथ में लगाएंगे तो दवाई की मात्रा हम आधी करेंगे, यानी कि जो बेविस्टिन है वो 1.25 ग्राम हो जाएगी, और जो ट्राइकोडर्मा है वो 4 से 5 ग्राम 1 किलो बीज के लिए काफ़ी है। बीज उपचार के लिए किसान भाइयों, जैसे आपका 40 किलो बीज एक किले में लगता है, तो 40 किलो बीज को पहले आप थोड़ा पानी से गीला कर लें, क्योंकि गीला करने के बाद जब उसके बाद उसमें जो दवाई है बेविस्टिन, तो 2.5 ग्राम पर किलो बीज, यानी कि 100 ग्राम दवाई और 40 किलो बीज, तो उस दवाई को आप अच्छी तरह से बीज में मिला दें। उसके बाद जब उसका अच्छी तरह से दवाई उसके ऊपर, बीज के ऊपर लग जाएगी, तो उसके बाद आप उसको अच्छी थोड़ा सा सुखा लें छाया में, और छाया में सूखने के बाद उसके बाद आप उसकी अपने खेत में बिजाई करें। डॉक्टर सहारन, आपका बीजोपचार संबंधी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब लेते हैं अपना चौथा प्रश्न। मेरा नाम प्रीतम सिंह, गांव नेकपुर, जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर से। तो जैसे डॉक्टर सहारन जी ने बताया है सीड को उपचार करने के लिए, तो उसके साथ में हम जैसे आपके यहाँ से जो जैविक जो है उससे कैसे उपचार करें, उसके बारे में थोड़ा हमारे को बताएं। किसान भाइयों, जैसे हमारे साथी वैज्ञानिक ने बताया कि बीमारियों से रक्षा के लिए बीज उपचार करना आवश्यक होता है, उसी तरह हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के सुधारने के लिए और जीवाणु जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी एक मात्रा जीवाणु स्रोतों से देने के लिए हमारे पास काफ़ी जीवाणु खाद उपलब्ध हैं। उसमें एक है पूसा संपूर्ण के नाम से उपलब्ध है, जिसमें नाइट्रोजन के लिए एजेटोबैक्टर है, पीएसबी है और पोटास है। ये तीनों पोषक तत्व उससे एक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं और इसका किसान भाई बीज उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
इसकी पूसा संपूर्ण की 100 मिलीलीटर की मात्रा को 1 एकड़ बीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए करना ये है, किसान भाई बीज लें 1 एकड़ के लिए और उसमें 100 मिलीलीटर जो पूसा संपूर्ण है उसके साथ कुछ पानी मिला लें ताकि वो पूरा बीज है गीला हो जाए और उसको अच्छे से मिला देने के बाद बीज को छाया में सुखा लें और सुखाने के बाद उसकी बुआई कर लें। और एक जैसा हमारे साथी वैज्ञानिक ने कहा कि फफूंदीनाशक से उसका उपचार करना है वो करें। कुछ क्षेत्रों में दीमक वगैरह का प्रकोप होता है उसका प्रयोग करें। यदि ऐसी स्थिति है तो वो एक FIR शब्द होता है जिसमें वो पहले फफूंदीनाशक से उसका उपचार करें, फिर इंसेक्टिसाइड जो क्लोरोपाइरिफास वगैरह से उसका उपचार करें, ये दीमक का बचाव हो जाएगा। उसके बाद जीवाणु खादों से प्रयोग करें और इन तीनों के बीच में 1-1 घंटे का गैप रखें। पहले फफूंदीनाशक से उपचार करें, 1 घंटा रख दें, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार करें, 1 घंटा रख दें, उसके बाद लास्ट में जीवाणु खाद से उपचार करके और बुआई करें। बहुत धन्यवाद सर। ये तो बात हुई खेत, बीज और बुआई की। अगर हम गेहूं की बात करें तो शुरुआती दिनों में जो सस्य प्रबंधन की अगर बात करें तो उससे संबंधित अगर किसी का प्रश्न है तो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। मेरा नाम कुलवंत सिंह, गांव जलालपुर करीरा, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मेरा सवाल ये है कि गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार करें? कुलवंत जी, जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन का सवाल है, गेहूं एक पोषक तत्वों के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत जल्दी इसका असर होता है। अगर इसको सही मात्रा में पोषक तत्व ना दिए जाएं तो इस पर इसकी उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जब खेत की तैयारी हम करते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपके पास सड़ी हुई खाद है, कंपोस्ट है, तो अगर 5 टन से लेकर 10 टन प्रति हेक्टेयर तक अगर उपलब्ध है तो सबसे पहले उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि नहीं है तो जो सॉइल टेस्ट वैल्यू या जो आजकल मृदा स्वास्थ्य परीक्षण होता है उसके बेसिस पे भी हम रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो एक संस्तुत मात्रा जो होती है गेहूं के लिए, हमारे उत्तरी पश्चिमी मैदानों के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और इतनी मात्रा पोटास की ज़रूरत होती है। तो इन पोटास और फास्फोरस को हम बोने से पहले ज़मीन में अच्छे से मिला देते हैं। इसी प्रकार एक तत्व आजकल बहुत ज़्यादा जिसकी कमी पाई जा रही है वो है जिंक, और इसके लिए जिंक सल्फेट की लगभग 20 किलोग्राम मात्रा हम फसल में प्रयोग करते हैं, बोने से पहले ज़मीन में मिलाते हैं। अगर आपने धान की फसल में इससे पहले धान की फसल बो रखी हो, उसमें अगर इसका प्रयोग कर रखा हो तो आप इसका प्रयोग नहीं भी करें तब भी कोई नुकसान नहीं होता है। नाइट्रोजन के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि नाइट्रोजन आप किस तरीके की मृदा में गेहूँ उगा रहे हैं। अगर हल्की मृदाएं हैं तो इनमें नाइट्रोजन बोने के समय 1/3 भाग, पहली सिंचाई के बाद दूसरा भाग और तीसरी सिंचाई के बाद 1/3 जो बचा हुआ है वो दूसरी सिंचाई के बाद हमें खेत में डालना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवधर जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनिंदर सिंह, ग्राम पोस्ट खंडेरा, दादरी, गौतम बुद्ध नगर। मेरा इस प्रोग्राम में वैज्ञानिकों से सवाल ये है कि जैसे हमारे खेत खाली होने में, गन्ने की फसल में, अरहर की फसल में लेट हो गए हैं, दिसंबर में बुआई होगी, तो उसके लिए हम संस्थान द्वारा विकसित की गई लेट प्रजाति कौन कौन सी होंगी बताने का कष्ट करें। मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि पूसा द्वारा विकसित एक किस्म थी WR544 जो देर से बुआई के लिए, खासकर जो गन्ने के उपरांत जो बुआई होती है उसके ऊपर बहुत उपयुक्त थी। पूसा गोल्ड के नाम से प्रचलित थी। इस किस्म के अंदर पिछले कुछ सालों से येलो रस्ट और या पीला रतुआ का रोग आ रहा है, जिसकी जगह इस संस्थान ने कई नई किस्में बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली जनवरी सोइंग के लिए या दिसंबर एंड सोइंग के लिए या इवन दिसंबर के मिडल के अंदर सोइंग के लिए बहुत ही अच्छी किस्में विकसित की हैं। वो हैं HD 3298, HD 3271 और HI 1621। इन किस्मों को अगर आप देर से बुआई के लिए किसी भी समय यूज़ करते हैं तो थोड़ी जो नॉर्मल टाइम से बुआई के लिए जो सीड की मात्रा होती है उससे थोड़ा ज़्यादा सीड की मात्रा यूज़ करें। या अगर 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप टाइम से बुआई के लिए यूज़ कर रहे हैं तो देर से बुआई के लिए 125 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इन किस्मों का बीज यूज़ करें। एक हमारी संस्था से विकसित एक और किस्म है जो खासकर जो किसान भाई जिन्होंने पहले प्रयोग किया हुआ है सीधी बिजाई के लिए, उसके लिए हमने एक विकसित की थी HD 3117। इस HD 3117 को भी बहुत सारे किसानों ने जनवरी 10 तक
आपकी सीधी बिजाई के अंदर अच्छी पैदावार ली है। धन्यवाद सर, निश्चित तौर से आपकी जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो गेहूं की बुआई के अलावा पोषक तत्व प्रबंधन और बीज उपचार के अतिरिक्त अगर कोई और किसी किसान मित्र का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम पलविंदर सिंह, गांव रुलाना कला, जिला पानीपत का निवासी हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गेहूं की फसल में वीड अपना खरपतवार और जल का कैसे उचित प्रबंध करेंगे? देखिए पलविंदर जी, पानी का इस फसल के लिए बहुत ही महत्व है और हम अगर देखें तो इस गेहूं की फसल उगाने के लिए शुरू से आखिर तक लगभग 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इन सिंचाइयों को में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंचाई होती है वो पहली सिंचाई होती है, जिसे लगभग 20 से 21 दिन पर करते हैं। और इस 20 से 21 दिन वाली सिंचाई का ये होता है कि अगर इस समय हमने सिंचाई समय से अगर नहीं कर पाए, 20 से 21 दिन में नहीं कर पाए, तो किल्लों की संख्या कम हो जाती है और उपज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन किसान भाइयों के पास कम पानी की भी व्यवस्था होती है, जैसे 4 पानी 5 पानी नहीं दे सकते, तो कम से कम 1 पानी अगर उनके पास है तो इस अवस्था पर ज़रूर लगाएं। इसके अलावा दूसरी सिंचाई का समय होता है लगभग 40 दिन बाद, तीसरी का लगभग 60 दिन बाद होता है, चौथी का लगभग बाली निकलने के बाद होता है और पाँचवीं दाना भरते समय, पाँचवीं और छठी सिंचाई, क्योंकि थोड़ी गर्मी होने लगती है तो पाँचवीं और छठी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई बहुत ज़्यादा बाद के स्टेज में बहुत गहरी नहीं करते हैं लगभग, जिससे कि फसल गिरे नहीं, क्योंकि बाली निकलने के बाद सिंचाइयों को थोड़ा हल्का करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है शुरू की अवस्था में बहुत ज़्यादा ना लगाएं, बहुत कम ना लगाएं, ठीक ठीक पानी लगाएं, जो कि लगभग 6 सेंटीमीटर माना जाता है, इतनी गहराई तक पानी जाए। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण का सवाल है, तो जैसे हमारे देर से जो किसान भाई लगा रहे हैं उनके लिए यह है कि फसल बोने के तुरंत बाद, जमने से पहले और तुरंत बाद हम पेंडिमिथालिन का अगर 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से अगर इसका 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो ज़्यादातर खरपतवार नहीं उगते। और जिन किसान भाइयों की फसल खेत में है लगभग 25 से 30 दिन की हो गई है, तो 25 से 30 दिन की अवस्था में सल्फोसल्फ्यूरान एक रसायन होता है, जिसकी लगभग 24 से 25 ग्राम मात्रा लेकर हम 400 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेटसल्फ्यूरान है, जिसकी 40 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर में डाली जा सकती है। तो इन सब दवाइयों का छिड़काव करके हम सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों तरीके के खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवधर तमाम जानकारी के लिए। और इस कार्यक्रम में अब समय है हमारा अगला प्रश्न लेने का। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम मनीष, गांव दरियापुर कला, दिल्ली देहात से। मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से कि जैव उर्वरक जो फर्टिलाइजर है संतुलित मात्रा में देने से हमें क्या लाभ मिलता है एवं इसके आर्थिक लाभ बताएं। जीवाणु खाद मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही सस्ते स्रोत हैं। इनका प्रयोग करने से किसान भाई अपना खर्चा भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि 100 मिलीलीटर का पूसा संपूर्ण यदि प्रयोग करें तो 1 एकड़ के लिए उनका प्रयोग करना है और उससे उनके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की करीब 20% की बचत हो जाती है। तो यदि हम देखें खर्चा, यदि देखें तो वो 1 रुपया खर्च करके 4 से 5 रुपया उनको उसमें बचत हो सकती है। इस तरह ये जीवाणु खाद जो है मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने के अलावा बहुत ही सस्ते स्रोत हैं और किसान भाइयों को इनका लगातार प्रयोग करना चाहिए। बहुत धन्यवाद वाईवी सिंह सर ये तमाम जानकारी के लिए। और इस कार्यक्रम में अब समय है एक हमारा और प्रश्न पूछने का। तो आप में से कोई जो पूछना चाहें। मेरा नाम मुकेश, ग्राम बम्बाड़, गौतम बुद्ध नगर। मेरा सवाल ये है सर से, ये जो ज़्यादा बढ़वार रोकने के लिए जैसे 32-26 है, कर्णवंदना 187 है, इनकी बढ़वार ज़्यादा होती है, इनके रोकने का उपाय बताएं। मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि जो बढ़वार की जो सबसे बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर जितनी हाई यील्डिंग वैरायटी हमारी पिछले 2 या 3 सालों में आई है, उनकी औसतन हाइट है वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर है। तो उसमें गिरने की समस्या की वजह से पैदावार रुक जाती है। और गिरने की समस्या को अवॉइड करने के लिए कई तरीके हैं जो आप अपना सकते हो। एक, अगर जो आपके पानी के अंदर क्षार की मात्रा कम है और सॉइल में क्षार की मात्रा कम है, तो आप सीड रेट को कम करके बो सकते हो, नंबर 1। तो उससे भी आपकी गिरने की समस्या काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। दूसरा तरीका है ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करने का, यानी 125 ml फोलिकर और 250 ml
लियोसिन, इन दोनों को मिक्स कर लें 125 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको तकरीबन आप 50 दिन के आसपास फसल के ऊपर छिड़काव कर दें। और 50 दिन अगर जो आप नहीं समझ पाएँ तो उसमें आप पौधे के अंदर पहली गांठ टटोलते रहें। वो पहली गांठ धरती के बिल्कुल सतह के पास आती है। जब भी वो पहली गांठ अपीयर हुए, वो चाहे 45 दिन पे हो, 50 दिन पे हो, 55 दिन पे हो, वो किस्म टू किस्म वेरी करती है। उस टाइम आप इसका स्प्रे कर लें तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और साथ ही में हमारे किसान मित्र जो सुदूर स्थानों से यहाँ पधारे, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारी चर्चा में शामिल हुए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे संस्थान के सभी विशेषज्ञों का जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और निश्चित रूप से ये सभी किसानों के लिए, हम सब के लिए बहुत ही लाभप्रद है। पूसा समाचार का इस अंक में हमने कोशिश की कि गेहूं की फसल में जो शुरुआती कृषि कार्य हैं उन पे जोर दिया जाए। पूसा समाचार के आने वाले अंकों में हम फिर फसल और रोग प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह गेहूं विशेष अंक आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपकी कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं, अधिक जानकारी है तो आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। बिल्कुल, कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। आपसे जुड़ा और आपके सवालों से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण विषय लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं इजाजत। नमस्कार।